नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। पोषण अभियान समाज के निम्नलिखित में से कौन से वर्गों के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है? किशोरियों, बच्चों, दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की वरिष्ठ नागरिकों। आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल एक, दो और चार, केवल दो, तीन, चार और पाँच, कि एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो जब हम बात करते हैं पोषण अभियान की, तो महत्वपूर्ण रूप से यह है बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के संदर्भ में भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसे 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। यह महत्वपूर्ण रूप से समग्र पोषण के संदर्भ में प्रधानमंत्री का एक व्यापक अभियान है, जिसके माध्यम से देश में कुपोषण की समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया गया है और इस रूप में इसे एक मिशन मोड परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा बी, यानी केवल एक, दो और चार। पोषण अभियान के संदर्भ में कुछ और ऐसे तथ्य हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। विशेष रूप से स्टंटिंग को 2%, अल्प पोषण को 2%, एनीमिया को 3% और जन्म के समय कम वजन को भी 2% प्रतिवर्ष कम करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ यह मिशन मुख्य रूप से 2022 तक 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4% से घटाकर 25% तक भी करने का लक्ष्य रखता है। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके तहत प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें पोषण अभियान से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें प्रसव पूर्व देखभाल, लड़कियों की शिक्षा, स्वच्छता, स्वस्थ भोजन पर बल दिया जाता है और साथ ही साथ पोषण अभियान के कार्यान्वयन के संदर्भ में 4 सूत्री रणनीति पर भी बल दिया जाता है, जिसमें बेहतर सेवा वितरण के साथ ही महिलाओं और बच्चों की वास्तविक समय वृद्धि निगरानी और गहन स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के साथ ही पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाने का भी इसमें प्रयास किया जाता है, जिसे आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट नामक समझौता किया है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की रूस? तो इसके संदर्भ में हमारा उत्तर है डी, रूस। हाल ही में रूसी रक्षा मंत्री की भारत यात्रा संपन्न होने वाली है और इस भारत यात्रा में भारत और रूस दोनों ही पारस्परिक रसद समर्थन पर समझौता, जिसे अंग्रेजी में एग्रीमेंट ऑन रेसिप्रोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट कहा जाता है, उसे पूर्ण करने की आशा कर रहे हैं। मुख्य रूप से यह समझौता एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से भारत और रूस को आपूर्ति और ईंधन के लिए एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है और साथ ही साथ इसके माध्यम से भारतीय सेना को भी रसद समर्थन और परिचालन का विस्तार किए जाने में मदद मिल सकती है। यदि हम इस समझौते के कुछ लाभ और महत्व के बारे में बात करें, तो यह मुख्य रूप से भारतीय नौसेना के लिए फायदेमंद हो सकता है, जिसके पास बड़ी संख्या में रूसी मूल के जहाज हैं, जिन्हें आपूर्ति और ईंधन भरने के लिए रूसी बंदरगाहों तक पहुंच प्राप्त होगी, जो आगे चलकर संयुक्त अभ्यास के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। साथ ही साथ वायुसेना को भी इसी उद्देश्य के लिए विमान तैनात करने में लाभ होगा, जो इस समझौते को महत्वपूर्ण बना देता है। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके माध्यम से भारत और रूस के संबंधों को और गहन करने के संदर्भ में प्रमुख तथ्यों को प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है। सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त है। सीबीआई के निदेशक को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा 2 साल के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से गलत है या है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, कि एक, दो और तीन। तो जब हम बात करते हैं सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की, तो यह भारत की प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है, जो मुख्य रूप से कार्मिक,
पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन कार्य करती है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है। यानी यह गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं करती है, अपितु कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन आती है। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि सीबीआई के निदेशक को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के द्वारा नहीं, अपितु सीवीसी अधिनियम 2003 के माध्यम से 2 साल के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी पहला और तीसरा कथन हमारा गलत होगा, केवल दूसरा ही हमारा सही है। और चूंकि इसमें पूछा है गलत कथन, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसकी उत्पत्ति को हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देख सकते हैं, जब युद्ध से संबंधित खरीद में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच किए जाने के लिए 1941 में ब्रिटिश भारत के युद्ध विभाग में एक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का गठन किया गया था। बाद में इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम यानी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के माध्यम से और लागू किया गया, और इसके तहत भारत सरकार की विभिन्न शाखाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए भारत सरकार की एक एजेंसी के रूप में औपचारिक रूप से गठित किया गया था। इस रूप में सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट यानी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त होती है। आज के द हिंदू अखबार में सीबीआई से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते सीबीआई काफी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह है ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से और लुजोन जलडमरू मध्य द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है। स्कारबोरो शोल द्वीप पर फिलीपींस, चीन और ताइवान द्वारा दावा किया जाता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा से कथन सही है या है केवल एक और दो, केवल 2 और 3 कि 1, 2 और 3। तो दक्षिणी चीन सागर के संदर्भ में तीनों के तीनों जो कथन हैं वह सही हैं, और हमारा उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3। दक्षिणी चीन सागर की भौगोलिक अवस्थिति को आप इस मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया में पश्चिमी प्रशांत महासागर की एक शाखा है। यह महत्वपूर्ण रूप से चीन के दक्षिण में, वियतनाम के पूर्व और दक्षिण में, फिलीपींस के पश्चिम में और बोर्नियो द्वीप के उत्तर में स्थित एक महत्वपूर्ण सागर है। यह ताइवान जलडमरू मध्य से पूर्वी चीन सागर और लुजोन जलडमरू मध्य द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ यह अपनी महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति के चलते लगातार चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य एक महत्वपूर्ण रूप से जोड़ने वाली कड़ी है, और अंकटाड जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुसार वैश्विक शिपिंग का 1/3 हिस्सा इससे गुजरता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक जल निकाय बना देता है। हालांकि 2010 के बाद से ही यह लगातार विवाद का विषय बना हुआ है, क्योंकि चीन एक विशेष प्रकार की 9 डैश लाइन के माध्यम से संपूर्ण दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा कर रहा है, और इसी के चलते पारासेल द्वीप, स्कारबोरो शोल और स्पार्टली आइलैंड आदि महत्वपूर्ण हैं, वह काफी विवादित हो जाते हैं। जैसे कि पारासेल द्वीप समूह पर चीन, ताइवान और वियतनाम दावा कर रहे हैं। स्पार्टली द्वीप समूह पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस दावा कर रहे हैं, और स्कारबोरो शोल पर फिलीपींस, चीन और ताइवान के द्वारा दावा किया जा रहा है। यह कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। आज के द हिंदू अखबार में दक्षिणी चीन सागर से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसके चलते दक्षिणी चीन सागर पुनः चर्चा में आ गया है। अब हम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पहले के सालों में पूछे गए एक प्रश्न को देख लेते हैं। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार, एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर की शाहजहां? तो आपको याद रखना है कि मुगलों ने चित्रकला की एक ऐसी जीवंत परंपरा की नींव डाली थी, जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी विभिन्न भागों में जीवित देखी जा सकती है। इसमें महत्वपूर्ण रूप से जहांगीर के काल में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती देखने को मिलती है, जिसमें पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया गया, और इस रूप में हमारा उत्तर हो जाएगा सी, जहांगीर।
जहांगीर। जहांगीर के दरबार में बहुत सारे चित्रकार काफी महत्वपूर्ण हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि फारूक बेग, दौलत, मनोहर, बिशनदास, मंसूर, अबुल हसन आदि, जिनके द्वारा छाया चित्र दरबार दृश्यों को पेंट करने के साथ ही शिकार के दृश्य और राज दरबारों के दृश्यों के अलावा मनुष्य और जानवरों के चित्र बनाने में भी विशेष प्रगति की गई और इसी के चलते विशेष रूप से चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर का काल काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे खाद्य तेल तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स एंड ऑयल पाम, जो आज के द हिंदू अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा तेल पाम यानी ताड़ के तेल के भारत में ही उत्पादन और प्लांटेशन को बढ़ावा दिए जाने के संदर्भ में 11,040 करोड़ रुपए के खाद्य तेल तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन को प्रारंभ किया गया है। इसको तब भी महत्वपूर्ण रूप से चर्चा मिली जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने तेल पाम उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के समर्थन की घोषणा की थी। जब हम बात करते हैं खाद्य तेल और पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन की, तो इसके तहत सरकार का इरादा तेल पाम खेती के तहत अतिरिक्त 6.5 लाख हेक्टेयर भूमि को लाने का है और कृषि व्यवसाय उद्योग के अनुसार इस कदम से न केवल पाम तेल क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी, साथ ही साथ पाम तेल के आयात पर जो देश की निर्भरता है वह भी कम हो सकती है। वर्तमान में भारत मुख्य रूप से इंडोनेशिया और मलेशिया पर पाम तेल के आयात के संदर्भ में काफी निर्भर है, जिससे भारत को महत्वपूर्ण रूप से विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। दोनों देश वैश्विक तेल पाम का 80% उत्पादन करते हैं और मुख्य रूप से इंडोनेशिया तो अपने उत्पादन का 80% से अधिक निर्यात करता है। हमें इस संदर्भ में यह भी समझना है कि किस प्रकार से भारत के द्वारा खाद्य तेल का बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है, जिसमें 2018 में भारत ने लगभग 18.41 मिलियन वनस्पति तेल का आयात किया था और इसमें 50% से अधिक जो आयात किया जाता है वह पाम तेल का ही किया जाता है। इसी के चलते सरकार तिलहन और पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से वनस्पति तेल के संदर्भ में जो हमारी आयात निर्भरता है उसको कम करना चाहती है, किंतु भारत में पाम के तेल की खेती के संदर्भ में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं। आपको ये समझना है कि महत्वपूर्ण रूप से जो पाम का पेड़ होता है वह जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव डाले जाने के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। दक्षिण पूर्व एशिया में कृषि परिवर्तनों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि किस प्रकार से ताड़ के तेल के बढ़ने से इस क्षेत्र में जैव विविधता घटती देखी गई है। वर्तमान में सरकार पूर्वोत्तर आदि क्षेत्रों में इसको आगे बढ़ावा देना चाहती है, किंतु हमें समझना होगा कि पूर्वोत्तर लगभग 850 पक्षी प्रजातियों का घर है। यह खट्टे फलों का घर होने के साथ ही विविध प्रकार के औषधीय पौधों और दुर्लभ जड़ी बूटियों को भी आश्रय देता है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे 51 प्रकार के वन पाए जाते हैं। प्रकृति संरक्षणवादियों का यह कहना है कि यदि पाम के तेल को बढ़ावा दिया जाएगा तो पूर्वोत्तर की जैव विविधता पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि पाम तेल के संदर्भ में जब भी किसी अन्य देश के द्वारा इस प्रकार की नीति अपनाई गई है तो वहां पे भी नकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, जैसे कि पर्यावरण और जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए इंडोनेशिया और श्रीलंका पहले से ही ताड़ के पेड़ लगाने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। हमें यह भी समझना होगा कि ताड़ का पेड़ व्यापक मात्रा में जल को अधिग्रहित करता है, जिससे जल के कम होने के साथ ही जल प्रदूषण की समस्या भी देखी जा सकती है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से वर्तमान में पूरी दुनिया में वन आवरण घट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन के प्रति आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसके चलते यदि हम इस प्रकार की नीति को अपनाएंगे तो निश्चित ही इसके भारत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि भारत द्वारा हाल के वर्षों में लगातार आत्मनिर्भरता के संदर्भ में बात की जाती रही है, किंतु इस प्रकार की आत्मनिर्भरता को हमें कृषि के क्षेत्र में भी लागू किए जाने की आवश्यकता है और संरक्षणवादियों का यह तर्क है कि पाम पेड़ जैसे विदेशी प्रजाति के बजाय यदि हम स्वदेशी प्रजातियों को ही बढ़ावा देंगे तो यह ज्यादा बेहतर सतत कृषि का उत्पादन का तरीका हो सकता है।
हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इस तरीके की पहल विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक आत्मनिर्भरता की धारणा के खिलाफ है और इस तरीके की फसल के लिए जब दूसरे प्रकार के पेड़ों को लगाया जाएगा तो यह विद्यमान फसल पैटर्न की व्यवस्था में बदलाव कर सकता है, जो हो सकता है कि पूर्वोत्तर की कृषि पारिस्थितिकी की स्थितियों और खाद्य आवश्यकताओं के अनुरूप ना हो। हमें यह भी समझना होगा कि भारत सरकार सतत राष्ट्रीय कृषि मिशन यानी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के माध्यम से स्थान विशिष्ट कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहती है, कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु लचीला बनाना चाहती है। किंतु यदि हम इस प्रकार के पाम तेल के पेड़ को आगे बढ़ावा देंगे जो एक प्रकार की एलियन प्रजाति है, तो यह पूर्वोत्तर भारत की कृषि प्रणाली को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। हमें यह भी समझना होगा कि किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर ताड़ के तेल की कीमतों में बदलाव देखे जा सकते हैं जो भारतीय किसानों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार से तेल पाम उत्पादन को लेकर जिस प्रकार की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसको देखते हुए हमें सबसे पहले आशंका निवारण की आवश्यकता है, जिसके संदर्भ में पर्याप्त पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कराने के पश्चात ही इस प्रकार के मिशन को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।